मेरा नाम गुंजन है। अभी कुछ महीने पहले ही मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। मेरे साथ सिर्फ मेरी अम्मा ही रहती थी और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हम मिडिल क्लास लोग थे। मेरे पिताजी के इलाज में काफ़ी पैसा लग चुका था, उसके बाद भी वो ज़िंदा नहीं रह सके। पिताजी के मरने के बाद हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। पापा के मरने के बाद मेरी अम्मा भी बीमार रहने लगी थी। अब वो तो लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे ही घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। अम्मा की दवाइयों के लिए भी पैसे चाहिए थे, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हालात से मजबूर होकर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का फैसला कर लिया। हमारा इलाका छोटा होने की वजह से मुझे कहीं भी ऐसा काम नहीं मिल रहा था जैसा मैं चाहती थी। मैं कोई ऐसा काम चाह रही थी जहाँ पर सिर्फ औरतें ही काम करती हो, मगर आसपास कोई भी ऐसा काम मौजूद नहीं था। ज़्यादातर मर्द ही हर जगह काम कर रहे होते थे और मेरी अम्मा मुझे नौकरी करने से मना करती थी। वह चाहती थी कि भले ही हम लोग भूखे मर जाएं, मगर मुझे घर से बाहर कदम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके कहने के मुताबिक मैं शांत बैठ गई थी, लेकिन घर के बिगड़ते हुए हालात और अम्मा को समय पर दवाइयाँ न मिलना, इन सब ने मुझे और मेरी अम्मा को बहुत परेशान कर दिया था। हम लोगों की अब धीरे धीरे भूखा रहने की नौबत आ गई थी। पिताजी क्या मरे, हमारी ज़िंदगी से चैन और सुकून ही छिन गया था। हमारे इलाके के लोग भी हमारी ही तरह गरीब थे। मैं चाहती थी कि मैं आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूं, मगर मुझे इतनी उम्मीद थी कि मेरे मोहल्ले के लोग मुझे ट्यूशन की ज़्यादा फीस नहीं दे सकते थे और कम पैसे से मेरा गुजारा नहीं हो सकता था, जबकि मेरे खर्चे भी ज़्यादा थे। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एडवाइस दी कि क्यों ना मैं होम ट्यूशन दिया करूं। जब मैं अपने घर से निकलकर दूसरे के घर बच्चों को पढ़ाने जाया करूंगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिला करेंगे। आजकल के हालात की वजह से ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर ही रखना बेहतर समझते हैं, इसलिए किसी भी टीचर को घर आने की ज़्यादा पैसे भी देते हैं। इस काम के मुझे पैसे भी ज़्यादा मिला करेंगे। मैं तो इस काम को करने के लिए तैयार थी, मगर मेरी अम्मा मुझे घर से निकलने ही नहीं दिया करती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको इस काम के लिए तैयार किया था, क्योंकि अब हम लोगों के लिए खाने के लाले पड़ गए थे, इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। अब मेरी अम्मा भी मेरी बात मान गई थी। मैंने 2 जगह अपने जानने वालों से बात की कि अगर किसी को होम ट्यूशन की ज़रूरत है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। जल्दी ही मुझे इस बात का जवाब मिला जब मुझे एक अच्छे खाते पीते घर से ट्यूशन की ऑफ़र आ गई। शुरू शुरू में मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या क्या चीज़ उनके सामने शर्त के तौर पर रखनी है। मैंने तो सिर्फ लोगों से इतना ही कहा था कि मैं अपने घर की अकेली ही कमाने वाली हूँ और ये काम मैं सिर्फ मजबूरी में ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की भी अभी अभी डेथ हुई है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मगर मैं उनके बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी। मुझसे अच्छे टीचर उन्हें कहीं मिल ही नहीं सकती। शायद यही मेरी गलती थी कि मैंने अपनी कमज़ोरी लोगों को बताना शुरू कर दी थी। मेरी नौकरी शुरू हो चुकी थी। मैं दोपहर के 2 बजे से शाम के 8 बजे तक बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाती थी। मेरे पास 1 घंटे के 5 घरों के ट्यूशन लग गए थे। इनमें से एक बच्चा जिसको मैं 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पढ़ाती थी, उसका नाम कुणाल था। शुरू शुरू में तो कुणाल मुझसे काफ़ी अजीब तरीके से बात करता था। उस घर में सिर्फ एक औरत थी, वह कुणाल की माँ थी और उनका एक ही बेटा था। वैसे तो कुणाल काफ़ी खुशमिजाज था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उन माँ बेटे के अलावा घर में कोई भी नहीं रहता था। कुणाल की उम्र 15 साल थी और वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी माँ ने मुझे बताया था कि कुणाल उनका सबसे लाडला और इकलौता बेटा है। उसके पापा किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, इसलिए उनका दूसरे शहरों में आना जाना लगा रहता है। मैंने सोचा था कि अच्छी बात है, यह परिवार काफ़ी अमीर है। यहाँ पर मुझे ट्यूशन की अच्छी खासी फीस भी मिल रही थी। कुणाल को पढ़ाते हुए अब मुझे 20 दिन गुजर गए थे। अचानक एक दिन मैंने देखा कि मैं जब भी कुणाल को होमवर्क देती हूँ तो उसकी होमवर्क की कॉपी पर अजीब अजीब स्केच बने हुए होते थे। कुछ अजीब अजीब सी लाइन क्रिएट की गई होती थी। मुझे इन सब का मतलब तो कभी नहीं आया था, लेकिन मैं इन लाइनों का मतलब जानना चाहती थी। मैंने सोचा कि शायद कुणाल फ्री टाइम में यह काम करता होगा, लेकिन एक दिन अचानक मैंने उसकी कॉपी देखी तो बहुत ही गंदा स्केच बना हुआ था। उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जब यह बात मैंने उसकी मम्मी को बताई तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे का इंटरेस्ट आर्टिस्ट बनने में है। वो कॉटेज बनना चाहता है, लेकिन उसकी मम्मी यह चाहती है कि उनका बेटा हायर एजुकेशन हासिल करे ताकि बाद में आगे चलकर फैसला करे कि उसे किस तरह का बिजनेस करना है। मैंने उनसे कहा कि आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, मगर मेरा मानना है कि बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसे वही करने देना चाहिए। अगर वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। मेरी यह बात सुनकर कुणाल की मम्मी ने कहा कि जितना मैंने तुमसे कहा है तुम बस उतना ही करो। ना जाने क्यों उन्हें मेरे ऐसा कहने पर गुस्सा आ गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि
तुम कुणाल को आगे से मना करो कि वह इस तरह की चीज़ों से दूर रहा करे। अचानक कुणाल की मम्मी के शब्दों में मुझे गुस्सा और कड़वाहट दिखाई देने लगी थी। हालांकि वो काफ़ी अच्छे बिहेवियर की औरत थी, मगर ना जाने क्यों आज उन्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया था। फिलहाल मैंने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और कुणाल को समझाया था कि तुम फिलहाल इंटर तक अपनी स्टडी को पूरी करो, उसके बाद देखते हैं कि तुम्हें क्या बनना है। अभी तुम बच्ची हो, अभी तो मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये कुणाल ज़्यादा नहीं बोलता था, शायद वो अपने आप से बढ़कर किसी चीज़ को नहीं चाहता था और ना ही ज़्यादा किसी से बोलना पसंद करता था, शायद ही उसकी आदत थी। उस दिन के बाद मुझे उसकी कॉपी या बुक्स पर ऐसी कोई लाइन या ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। खैर, जब मैं अपने घर जाने के लिए निकल रही थी, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी है, लेकिन मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मगर ये आवाज़ तो मुझे किसी बच्चे की लग रही थी। ऐसा लगा जैसे मुझे कुणाल ने आवाज़ दी हो, जिसको मैं रोज़ पढ़ाने आती थी। अगले दिन मैं जैसे ही कुणाल के घर उसके ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि कुणाल को कल रात से तेज बुखार है। उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कल रात से तेज बुखार आ रहा है, आज वो ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। मैंने उसकी मम्मी से कहा कि मैं उसे एक बार मिलकर उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेती हूँ। यह कहती हुई मैं उसके कमरे की तरफ जाने लगी तो उसकी मम्मी ने बहुत अजीब से अंदाज में मुझे जवाब देकर रोक लिया। कहने लगी कि वो सो रहा है और तुम कल भी मत आना, 2 दिन बाद आकर इसे पढ़ा लेना। वैसे तो मुझे कुणाल की मम्मी का बिहेवियर बहुत अजीब लगा था, लेकिन मैं खामोशी से उसके घर से निकल आई थी और सोच रही थी कि कल तक तो कुणाल की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। शायद मौसम की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी, तभी तो वो इतना कमज़ोर है। खैर, मैं घर आई तो अपनी अम्मा को खांसता हुआ देखकर मुझे याद आया कि मैं उनके लिए दवाइयाँ लाना तो भूल ही गई। मैं घर के दरवाजे से ही मेडिकल स्टोर के लिए निकल गई थी। मैं जैसे ही मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर उतरने लगी, अचानक मेरा पैर मुड़ा और मुझसे खुद पर कंट्रोल ना हो सका और मैं मेडिकल स्टोर की सीढ़ियों से गिर गई। मैंने सर उठाकर देखा तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि सामने कुणाल की मम्मी खड़ी हुई थी, जिनके बेटे को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। ये औरत काफ़ी अमीर घर से थी, तो फिर इस मेडिकल स्टोर में दवाई क्यों ले रही थी? क्योंकि जिस स्टोर पर मैं दवाई लेने के लिए आई थी, ये मामूली सा मेडिकल स्टोर था। मैं कुणाल की मम्मी से पूछे बिना नहीं रह सकी। मैंने उनसे सवाल कर ही लिया कि आप यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? मगर शायद उनको मेरा सवाल करना बुरा लगा था। वो एकदम से चौंकते हुए कहने लगी, क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या? मेरे आने पर कोई पाबंदी है क्या? मैंने बात को संभालते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी कि आज से पहले मैंने आप यहाँ कभी नहीं देखा ना। दरअसल मैं अपनी अम्मा की दवा लेने के लिए यहाँ पर आती जाती रहती हूँ। आज आप यहाँ पर आई हो, क्या हुआ? कुणाल की तबीयत तो ठीक है ना? इस बात पर उसने मुझे कहा कि तुम बोलती बहुत हो, थोड़ा कम बोला करो। यह कहकर वह चली गई। इस औरत का बिहेवियर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ये औरत आखिर ऐसे बिहेव मेरे साथ कैसे कर सकती थी? क्योंकि इससे पहले तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। अभी 2 दिन से इनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ज़्यादा कड़वा होता जा रहा था। मैं अपने घर आ गई थी। घर आई तो अम्मा ने मुझे सोचों में गुम होते हुए देखकर पूछा कि क्या हुआ गुंजन, कोई बात है क्या? मैंने कहा अम्मा कुछ नहीं, मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। उसकी मम्मी मुझे अभी मेडिकल स्टोर पर मिली थी। उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत गलत था। ना जाने अमीर लोग ऐसे क्यों होते हैं, पैसे कमाने लग जाते हैं और अपने घर की हर ऐशो आराम में बिजी हो जाते हैं, जबकि वो अपने बच्चों को ज़िंदगी में उलझने के लिए छोड़ देते हैं। तो मेरी अम्मा ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अरे मेरी बेटी, यही तो दौलत की बात है। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। अगर एक बार दौलत की हवस लग जाए तो सारे रिश्ते नाते पीछे छोड़ने पर आ जाते हैं। मैंने अपनी अम्मा से कहा, मैं जानती हूँ अम्मा कि पैसा बहुत ताकत रखता है, मगर ऐसे भी क्या बेचैनी कि अपने ही बच्चों का दुश्मन हो जाना बेहतर लगता है। अगर कोई दूसरा लोगों के बच्चों पर ध्यान दे या उनके लिए सहारा बन जाए तो इन अमीर लोगों को वो बात भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी अम्मा मुस्कुराते हुए कहने लगी, यही बात तो है मेरी बेटी, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यह अमीर लोग दौलत के साथ साथ लोगों को भी अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन लोगों का मकसद इतना होता है कि हमें दौलत मिल गई तो हम दूसरे लोगों पर भी अपना हुक्म चला सकते हैं। मैंने कहा, अम्मा, भगवान ने हमें गरीब बनाया। भगवान की कृपा से पिताजी के सामने हमारे पास किसी की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पिताजी के मरने के बाद हमारे घर के हालात ख़राब हो गए। हम लोग भले ही गरीब हो गए, मगर भगवान ने हमें रिश्तों की कद्र करना तो सिखाया ही है। मेरी अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में अपना हाथ थाम लिया और कहने लगी कि अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम थक गई होगी। समय इसी तरह से गुजरता जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि कुणाल, जिसे मैं ट्यूशन
ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। बड़े ही गौर से बुक को लगातार देखे जा रहा था। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा कि क्या कर रहे हो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। मैं कब से तुमसे एक ही सवाल पूछे जा रही हूँ और तुम मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे। कुणाल ने कहा, अगर मैं आपको कोई जवाब दूंगा तो आप खुश हो जाओगी, लेकिन यह बात मेरे लिए सही नहीं रहेगी और मेरी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मैंने कुणाल से कहा, कुणाल तुम्हारी बातों का क्या मतलब है और तुम क्यों इतनी गहरी बातें करते हो, और अभी तो तुम बच्चे हो और तुम्हें सिर्फ पढ़ाई और अपनी खेलकूद पर ही ध्यान देना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातों पर नहीं। तुम्हारी बात मेरी समझ नहीं आ रही, तुम मुझे आसान शब्दों में बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। फिर कुणाल ने मुझसे कहा कि मैं तो आपको कुछ भी नहीं बताना चाहता, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं थक गया हूँ, बाकी का कल पढ़ेंगे। मैंने कहा, कुणाल लेकिन अभी तो तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस पर कुणाल ने कहा, मैंने आपसे कहा ना कि बस आज के लिए इतना ही बहुत है, आप क्यों मुझसे इतनी बहस कर रही हो। मैंने कहा, जैसा भी हो मैं तुम्हारी टीचर हूँ और टीचर एक माँ की तरह होती है, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर कुणाल ने गुस्सा करते हुए मेरी तरफ देख कर कहा, आप मेरी मम्मी की तरह नहीं हो, आप तो बहुत अच्छी हो और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी माँ बनने की कोशिश करो। मैंने गौर से कुणाल की तरफ देखा, जिसकी आंखें और उसकी ज़बान एक जैसी भाषा नहीं बोल रही थी। मैं खामोश हो गई और अपना बैग लेकर वहां से जाने लगी। तभी अचानक मेरा सामना कुणाल की मम्मी से हो गया। मैंने उन्हें देखकर नमस्कार किया तो उन्होंने मेरे नमस्कार का जवाब देते हुए कहा कि यह रही तुम्हारी 1 महीने का एडवांस फीस और कल तुम यहाँ मत आना क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है, परसों ही आना। मैंने थोड़ी नरमी से कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन परसों से उसकी क्लास शुरू हो रही है और मुझे लगता है कि उसको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह कुणाल की छुट्टियां होती रही और उसको गैप मिलता रहा तो उसने जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब कुछ भूल जाएगा और उसके मार्क्स भी अच्छी नहीं आएगी। मेरी बात सुनकर तो अचानक कुणाल की मम्मी को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, अरे लड़की, तुम्हें क्या हो गया है, मेरा बेटा थोड़ी ना तुमसे डॉक्टरी पढ़ रहा है जो 1 दिन की छुट्टी करने से इसका नुकसान हो जाएगा। अभी तो वह बच्चा है और छोटी ही क्लास में है, बच्चे पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हें ज़्यादा उसकी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, इतनी गहराई में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल की मम्मी की बातें सुनकर मैं तो शर्मिंदा सी हो गई। कितना कड़वा बोलती है ये औरत। मुझे वही छोड़कर कुणाल की मम्मी अंदर जा चुकी थी। सारे रास्ते मैंने यही सोचते हुए अपना दिल पक्का कर लिया कि आइंदा मैं कभी भी अमीर लोगों के किसी मैटर में नहीं बोलूँगी। अगर कुणाल फेल होता है तो हो जाए, मगर मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि कुणाल काफ़ी इंटेलिजेंट है और उस पर थोड़ा सा ध्यान देने से कामयाबी हासिल हो सकती थी, लेकिन उसकी माँ ही ऐसा नहीं चाहती थी, तो मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता था। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगी थी जब अचानक मुझे फिर से महसूस हुआ कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई है। मैं रिक्शे में बैठने जा रही थी। अचानक मुझे फिर से महसूस हुआ कि मुझे दोबारा से किसी ने पुकारा है। इस प्रकार से मेरा दम घुटता हुआ महसूस होता था। मैंने रिक्शा रुकवाया और पीछे पलटकर देखा, इधर उधर दाएं बाएं सब तरफ देखा, मगर मुझे कोई भी ऐसा आवाज़ आता हुआ महसूस नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा ही लग रहा था जैसे मुझे कोई पुकार रहा है, और ऐसा सिर्फ उस समय ही होता था जब मैं कुणाल के घर से ट्यूशन पढ़ाकर निकल रही होती थी। शायद मेरी अम्मा मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होती थी, क्योंकि इस समय मुझे रात के 8 बज जाते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मेरा दिल इस बात से भी बेफिक्र नहीं हुआ कि यह सब सिर्फ मेरा वहम है। ज़िंदगी इसी तरह से चल रही थी कि अचानक मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा सा तूफ़ान आ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय भी आ सकता है। अगले दिन जब मैं कुणाल को पढ़ाने के लिए उसके घर गई तो वहाँ पर एक आदमी को बैठा हुआ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। वह आदमी मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इस आदमी की आंखों से ही ऐसा लग रहा था कि यह कोई सही आदमी नहीं है। मैंने आज से पहले कभी इस आदमी को इस घर में नहीं देखा था। ना जाने ये कौन था। मुझे सोच में देखकर कुणाल ने मुझसे कहा, मैम यह मेरे फादर हैं, ज़्यादातर दूसरे शहरों में काम के सिलसिले में जाते रहते हैं। यह सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला था, वरना मैं तो डर ही गई थी कि ना जाने कौन इंसान है जो इस समय घर में मौजूद है। और जितनी बेफिक्री से ये यहाँ पर बैठा हुआ था, मेरी जगह कोई और होता तो उसे भी मेरी तरह शक होने लगता। फिलहाल वो वहाँ बैठे हुए थे। मैंने कुणाल से बैग लाने को कहा, दूसरे कमरे में चली गई।
मुझे घर में कुणाल को ट्यूशन पढ़ाते हुए 3 महीने हो गए थे, इसलिए मैं अच्छी तरह से जान गई थी कि वो लोग अगर लिविंग रूम में बैठे हैं तो मैं किसी दूसरे कमरे में जाकर पढ़ा सकती हूँ। मैं कुणाल को ट्यूशन पढ़ा रही थी जब अचानक वो आदमी कमरे में आकर बैठ गया। मुझे उसका बैठना बहुत अजीब लगा था। उसने मुझे हेलो कहा, जिसे मैंने नरमी से जवाब दिया था। उस आदमी ने कहा कि मेरा बेटा आपको तंग तो नहीं करता। मैंने उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा है, इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं। आप सच में मेरे बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। आपको फीस के पैसे देने पर हमारे पैसे कामयाब हो रहे हैं। मैंने इस आदमी की बात पर जवाब देते हुए कहा कि जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं पैसे ही इस बात के लेती हूँ। उसने बहुत गहरी नज़रों से मुझे देखा, जो कि मैं पहचान गई थी। इतनी ही देर में कुणाल की मम्मी कमरे के अंदर आ गई। उन्होंने अपने पति से बातें की और फिर वो अपने पति को कमरे में लेकर चली गई। मुझे लोगों की हरकतें समझ नहीं आती थी। पता नहीं ये लोग खुद को क्या समझते हैं। मैं और कुणाल बैठे हुए अभी पढ़ाई कर रहे थे जब दोबारा वो आदमी उस कमरे में आया और कहने लगा कि मैम, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस कमरे से चले जाओगे तो मेरे लिए कुणाल को पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। मेरी बात सुनकर अचानक उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया था। शायद मेरी बात उसे बुरी लगी थी, मगर मैं क्या करती, मुझे पढ़ाने में डिस्टरबेंस हो रहा था। लेकिन फिर भी वह खामोशी से मेरी बात पर खुद को कंट्रोल कर गया, क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह से जानती थी। मैं भी उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी जहाँ से कुणाल के पापा वापस चले गए थे। तभी अचानक मुझे वही पुकार सुनाई दी जो मैं पहले भी 2-3 बार सुन चुकी थी। मैंने पलट कर देखा तो मेरी चीख निकलती निकलती रह गई। वो बच्चे जिसे मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी वह इस अंदाज में मुझे आवाज़ लगा रहा था जबकि मुझे कुणाल से डर लगने लगा था। मैंने उसकी तरह से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठी हुई हूँ, आखिर तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो। तो कुणाल कहने लगा, मैं आपको इसलिए पुकार रहा हूँ क्योंकि आप मेरी हेल्प। इससे आगे कुणाल कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक कमरे के अंदर उसकी मम्मी आ गई और कुणाल अपनी बात बोलते बोलते खामोश हो गया था। मैंने तो अच्छी तरह से नोटिस कर ली थी कि वो अपनी मम्मी के आने से खामोश हो गया है। मैं चाहकर भी उससे यह नहीं पूछ सकी कि तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। कुणाल की मम्मी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि गुंजन, तुम बुरा मत मानना, मैं और मेरे पति अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मेरे पति काफ़ी टाइम बाद घर वापस आए हैं, इसलिए आप कल आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं भी दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए जल्दी जल्दी कुणाल के घर से निकलना चाहती थी। मगर घर से निकलते ही मुझे फिर से वही पुकार महसूस हुई। मैंने इस बार पीछे पलट कर देखा तो मुझे यकीन हो गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि कुणाल जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी वह अपने घर की छत पर खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। मैं समझ गई कि मुझे हर बार कोई और नहीं पुकारता बल्कि कुणाल ही पुकारा करता है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कल हर हाल में इसका पुकारने का मकसद जानकर ही रहूंगी। मगर यह बात मुझे कुणाल की मम्मी से छुपानी थी, क्योंकि कुणाल की मम्मी के सामने कुणाल बहुत खामोश खामोश रहता था। शायद पिता की दूर की वजह से वह ऐसा हो गया था। ऐसा ही हो सकता है क्योंकि आज मैंने उसे अपने पिता के साथ मुस्कुराते हुए भी देखा था, जबकि वह बच्चा ज़्यादा सीरियस रहता है। शायद उसकी माँ उसके पिता के पीछे उसके साथ बहुत सख्त बिहेव करती हो। फिर मेरे दिमाग में यह भी ख्याल आने लगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो औरत कुणाल की सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ भी हो सकती है। मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा जानती ही क्या थी, सिर्फ इतना कि कुणाल के पिता दूसरे शहर में काम करते थे, ज़्यादातर अपने बेटे से दूर ही रहते थे, और उसकी माँ किसी कंपनी में जॉब करती है। और इन 3 महीनों में मैंने भी किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी को उनके घर पर आते जाते नहीं देखा। कभी कभी मुझे एहसास होता है कि शायद ही सारे अमीर लोग एक जैसे ही होते हैं, खुद में बिजी रहते हैं, अपने बच्चों पर कभी ध्यान नहीं देते। शायद ये अमीर लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना ही पसंद करते हैं। कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक पुकार की वजह से। मैं समझ नहीं सकी थी कि अगर मैं लोगों के बारे में कुछ जान भी लेती, ये इस प्रकार का मतलब समझ भी लेती, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेती। मुझे अब अगले दिन का इंतज़ार करना था, वह भी अगर मुझे मौका मिलता तो मैं कुणाल से इस बारे में कोई बात करती, क्योंकि मैं जब भी कुणाल से कोई बात करने की कोशिश करती थी तो उसकी मम्मी पहले ही कमरे में आ जाया करती थी। उसकी मम्मी हमेशा अपने बेटे के सर पर सवार रहती थी। उनको ऐसा लगता था कि उनका बेटा मुझे कुछ बताना चाहता है, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा हम पर नज़र रखती थी। मैंने सोच लिया था कि यह सब कुछ आसान नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुणाल किसी मुश्किल में है और मुझसे हेल्प लेने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपने दिमाग से न जाने कैसी कैसी बातें बना रही थी और अपने दिमाग में न जाने कैसे कैसे प्लान क्रिएट कर रही थी, क्योंकि जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखता है होता नहीं है।
मगर कुणाल के साथ मैं दिल से अटैच हो गई थी। मुझे एहसास हो रहा था कि वो किसी बड़ी परेशानी में है, उलझा हुआ है और उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, मगर पता नहीं उसकी परेशानी क्या हो सकती है, इस बात का मुझे एहसास नहीं था। अगले दिन मैं टाइम से पहले ही उसके घर चली गई थी और अपने बाकी के स्टूडेंट को भी मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा लिया था। मैं जब कुणाल के घर गई तो मुझे खुशी महसूस हुई थी, क्योंकि वो आज अपने घर पर बिल्कुल अकेला था। उसके मम्मी पापा घर से बाहर शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। मैंने तसल्ली कर ली कि घर में उसके अलावा कोई भी नहीं है और नौकरानी मुझे देखकर चली गई। तो मैं जल्दी से कुणाल के पास गई और मैंने उससे कहा कि तुम मुझे जल्दी से सच सच बताओ कि तुम मेरे यहाँ से निकलते समय मुझे इस तरह नरम आवाज़ में क्यों पुकारते हो, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो जब तुम्हारी मम्मी यहाँ आएगी तो मैं उनसे तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम किस तरह मुझे मेरे पीछे से आवाज़ देकर बुलाते हो। इस समय बातें करते हुए मैंने कुणाल के चेहरे को गौर से देखा था। उसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। वो काफ़ी सीरियस से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर आपने मेरी मम्मी से मेरी शिकायत की और उनको यह सब बता भी दिया तो वो आपकी बात पर यकीन नहीं करेगी और आपको भी पिछले दोनों ट्यूशन टीचर की तरह इस जॉब से निकाल देगी। जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपको मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेने के बजाय अपनी सैलरी से ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए। मैं इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान हो गई थी, मगर फिर भी मेरा सवाल वहीं पर था। मैंने उससे कहा, तुम मुझे सीधी तरह बताओ कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। मेरी बात का उसने बड़े ही अजीब ढंग से जवाब दिया था। वो कहने लगा कि बस आप इतना समझ लो कि जिस तरह आपको मुझे ट्यूशन पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, ऐसे ही आपको पुकारने के मुझे भी पैसे मिलते हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो? इस बात पर कुणाल ने कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ पर पढ़ाने आई हो। आपने पढ़ाई छोड़कर ना जाने पुकार पुकार क्या लगा रखा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रही हो। मेरा मन करने लगा कि मैं अपने सर पीट लूँ। यह इतना सा बच्चा मुझे किस तरह से बातों में घुमा रहा था। इससे पहले मैं उससे कुछ और सवाल करती, अचानक मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ये गाड़ी की आवाज़ कुणाल के मम्मी पापा की गाड़ी की थी। इसका मतलब यह था कि उसके मम्मी पापा आ चुके हैं। मैं उसका बुक्स खोलकर पढ़ाने में लग गई और अपने दिमाग से इन सारी बातों को झटक चुकी थी। ये लोग मुझे भी पागल ही बना रहे थे। शायद इन लोगों का मकसद ही यही था कि अपनी बातों में दूसरों को उलझा कर रखें। उसको पढ़ाने के बाद मैं अपने घर आ गई थी, मगर घर आने के बाद मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं सारी रात यही बात सोचती रही कि कुणाल के बिहेवियर से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, मगर उसके पिता में ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। उसका पिता मुझे बहुत अजीब नज़रों से घूरता रहता था। उसकी नज़रें मुझे चुभ रही थी। मेरा शक इस समय सही साबित हुआ। जब मैं अपनी सैलरी लेने के लिए अगले दिन कुणाल के घर गई तो उसकी मम्मी की जगह कुणाल के पापा को देखकर घबरा गई, लेकिन उसके पापा के एक्सप्रेशन देखकर मैं हैरान रह गई। फिलहाल मुझे उस समय काम था। मेरी अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके लिए मुझे सैलरी चाहिए थी। मैंने यही बात कुणाल के पापा से कह दी। अभी मैं अपनी बात पूरी करने ही जा रही थी कि अचानक ही मेरे मुंह पर किसी ने रुमाल रख दिया और मैं अपने होश खो बैठी। जब मैं होश में आई तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए थे। अपने हाथ पैर बंधे हुए देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन इस घर को पहचानते ही मुझे यकीन हो गया था कि मैं ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और लोगों की साजिश का शिकार हो चुकी हूँ, क्योंकि यह किसी और का नहीं बल्कि कुणाल का ही घर था। इसका मतलब यह था कि इसके घर वालों ने मुझे कैद कर लिया था। मगर क्यों? आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करना चाहते थे? मेरी कमर में दर्द होने की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी देर से इसी जगह पर बंधी हुई हूँ। पता नहीं मेरी अम्मा क्या कर रही होगी। वह ज़रूर मेरे लिए परेशान हो रही होगी, क्योंकि रात का समय था और मुझे घर जाने में थोड़ी भी देर हो जाती थी तो मेरी अम्मा परेशान हो जाया करती थी और उनकी तो तबीयत भी ख़राब थी। मैंने अम्मा का ख्याल दिमाग में लाते हुए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और आने वाले इंसान को देखकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि कुणाल ही था। मेरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं किसी तरह की आवाज़ नहीं कर सकती थी, मगर आज वह 15 साल का बच्चा मुझे ना जाने क्यों बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें और उसकी चाल, उसके देखने का नज़रिया मुझे बहुत कुछ दिखा रहा था। अगर मैं हिम्मत हार जाती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया तो वह मुस्कुराता हुआ मेरे सामने बैठा और मेरे मुँह पर से टैप हटा दिया। मैंने एक ही सांस में कहा कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? जाने दो मुझे। मेरी अम्मा मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मेरी बात सुनकर अजीब से अंदाज में हंसने लगा और कहने लगा, अरे मैम, इतनी भी क्या जल्दी है? आज तो मुझे आपसे फुर्सत से बात करने का मौका मिला है। उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरना चाहा तो मैंने अपने चेहरे को दूसरी तरफ पलट लिया
उसकी कोशिश नाकाम हो गई। उसके बोलने का अंदाज़ मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए नहीं कि उसने मुझे कैद किया हुआ था, बल्कि इसलिए कि वो ट्यूशन पढ़ने टाइम तो बहुत तमीज़ दिखाया करता था। वो बदतमीज़ और अकड़ू ज़रूर था, मगर मेरे साथ बात बहुत अच्छे तरीके से करता था और अपने शब्दों का चुनाव भी अच्छी तरह से कर लिया करता था। सीरियस होकर बात करना उसका ख़ास स्टाइल था, लेकिन इस समय तो हर चीज़ बिल्कुल अलग थी। वो मेरे सामने एक बड़े आदमी की तरह खड़ा हुआ था। मैंने हालात को समझते हुए उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो और यह तुम्हें क्या हरकत की है। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हारी माँ की जगह हूँ। मेरी बात सुनकर वो तालियां बजाने लगा और ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगा, टीचर जी आपने क्या मामा लगा रखा है। मैं तो अपनी मम्मी को मम्मी नहीं मानता और आप मेरी माँ बनने चली हो। आपको यहाँ पर कैद करके किस लिए रखा गया है, यह आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरा मन करने लगा कि यहाँ पर कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। ना जाने ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था। इसके बाद जो मेरे साथ होने वाला था उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने दिल ही दिल में यह सब कुछ सोच रही थी और भगवान से मदद की भीख मांग रही थी। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और आने वाले इंसान को देखकर मुझे लगा कि अब हालात मेरे हाथ से निकल चुके हैं। इस बच्चे का पिता भी मुझे इसी के रंग-ढंग में घूर रहा था। एक तो मैं इस हालात के लिए तैयार नहीं थी और दूसरा यह सब जो मेरे साथ करने वाले थे, इसे भी मैं अच्छी तरह से जानती थी। ना जाने क्या था जो मुझे हिम्मत बांधने और उम्मीद कायम रखने पर मजबूर कर रहा था। कुणाल के पिता के आगे भी मैं हाथ जोड़ने लगी और उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। आपने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है तो उन्होंने भी यही कहा था कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। यह बात कहकर वो दोनों बाप बेटे चलते हुए कमरे से निकल गए थे। उनके जाते ही अचानक दो मोटे मोटे चूहे कमरे में आ गए थे, जिनको देखकर मेरी चीख निकल गई। वो चूहे मेरी तरफ ध्यान दे रहे थे और शायद काफ़ी देर के भूखे थे, तो उन्होंने मुझे काटना शुरू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उन लोगों तक मेरी चिल्लाने की आवाज़ जा रही थी, मगर दोनों बाप बेटे पत्थर बन बैठे रहे। बाहर से ज़ोर ज़ोर से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। यह बात मुझे बहुत बेचैन कर रही थी कि ये लोग आखिर क्या करना चाहते हैं। मैं जब हिलते डुलते कुर्सी पर से गिर गई तो एकदम से वह चूहे भाग गए थे। इन चूहों ने मेरे पैर में जख्म कर दिए थे। यह तकलीफ़ मेरे लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। अभी मैं तकलीफ़ से नहीं गुजरी थी कि दोबारा से दरवाज़ा खुला और वो दोनों बाप बेटे अंदर दाखिल हुए थे। उनके हाथों में दो बड़ी बड़ी बोतलें थी, जिसके अंदर बहुत सारे काले चूहे थे। मैंने यह देखकर अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अब मेरी मौत हो जाएगी। मेरा शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। इन लोगों ने जैसे ही वह बोतल खोली, अचानक से मैं बेहोश हो गई थी। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने घर पर पाया था। काफ़ी देर तक मुझे समझ नहीं आई कि यह सब कुछ क्या हुआ है। अचानक मुझे उठते हुए दर्द से एहसास हुआ कि मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने मेरी अम्मा बैठी हुई थी और उनके बिल्कुल बराबर में एक औरत जो कि कुणाल की मम्मी थी, उस जालिम इंसान की पत्नी और उस जालिम बच्चे की माँ। उसे देखते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जबकि मेरी कंडीशन देखकर मेरी अम्मा और वो औरत दोनों ही परेशान हो गई। कुणाल की मम्मी ने मेरा हाथ थामकर मुझे संभालने की कोशिश की, जबकि मैंने उनका हाथ झटक दिया और अपनी अम्मा से गले लगकर बैठ गई। मुझे इस औरत से डर लग रहा था, जैसा यह औरत मुझ पर चूहे भेज देगी। इस औरत ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा पति जो कि दिमागी मरीज है, मगर ना जाने उसको क्या परेशानी है कि ये लोगों को तकलीफ़ देकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। मेरे पति का दूसरी कंट्री में इलाज चल रहा है। मुझे लगता है कि वह सही हो गया है, मगर मेरे बेटे में भी इसी जैसी बीमारी पाई जाती है। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, मैं जब मार्केट से वापस आई तो तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो तुम बेहोश हो चुकी थी। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने पति और बेटे को पागलखाने में भेज दिया है। वहाँ उनका पूरी तरह से इलाज होगा। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कुछ पैसे तुम्हें देने के लिए आई हूँ, यह तुम्हारे इलाज के लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। हमारी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कुणाल की मम्मी के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक डर से कांप रही थी। कुछ समय तो इसी डर के एहसास में रही थी, मगर फिर धीरे धीरे ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। आज इस हादसे को पूरे 4 साल हो चुके हैं। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन आज भी मैं अगर किसी चूहे को देख लेती हूँ तो मैं वो हादसे नहीं भूल पाती। मगर मेरे साथ दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ समय बाद मेरा उस रास्ते से गुजरना हुआ तो पता चला कि कुणाल की मम्मी भी किसी बड़ी बीमारी की वजह से अस्पताल में एडमिट है।
कुणाल और उसके पिता पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं आज भी भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे सेहतमंद इंसान बनाकर दुनिया में भेजा और ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए। मेरी ज़िंदगी अब अच्छी गुजर रही है। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। मेरी अम्मा भी हम लोगों के साथ ही रहती है। उस दिन के बाद से मैं अपनी ज़िंदगी डर डर कर गुजार रही थी, मगर भगवान ने धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया जब मेरी मुलाकात उस लड़के से हुई जिसकी अब मैं पत्नी हूँ। मेरा पति भी ट्यूशन टीचर है और उसकी स्कूल में भी अच्छी जॉब लगी हुई है। उसे मैं पसंद आ गई थी। उसने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया और इस तरह हम दोनों की शादी हो गई थी। और उसने कहा था कि वो मेरी अम्मा को भी अपनी माँ की तरह ही अपने घर में जगह देगा, क्योंकि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वो मेरी अम्मा को ही अपनी अम्मा मानता था। मुझे आज भी कुणाल और उसके पापा जैसे लोगों से बहुत डर लगता है, मगर भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे सब कुछ भूल रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।